हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मजे में होगे। लास्ट हमने ऑर्गेनिक कंप्लीट किया था ना। लेकिन ये मत समझना अभी कंप्लीट हो गया, बहुत सारा ब्रॉडर लेवल में अभी पड़ा हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल से जो बोर्ड लेवल का नंबर है वो तैयार हो गया, नीट लेवल तक हम कर चुके हैं। फिर भी टॉपिक है वो हमारी वीडियो आती रहेंगी, जैसे एक बार हम बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन आज हम एक और इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आए हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ये भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट आता है। वैसे बायोमोलिक्यूल्स हमारे चैप्टर का नाम है या बायोमोलिक्यूल्स हमारे टॉपिक का नाम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्होंने 11th में भी पढ़ लिया, लेकिन वहां और यहां में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भी, क्योंकि यहां पे हमें स्ट्रक्चर पढ़ने हैं और बायोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर इतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखिएगा हम स्टार्ट कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं यही बताएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है अभी, जो आपका लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है, खुद जो ह्यूमन बीइंग है वो भी लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है? लिविंग सिस्टम ग्रो करता है या नहीं करता है? अरे जब स्टार्टिंग में हमारा जन्म होता है, हम छोटे से होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होके बड़े हो जाते हैं, करते हैं। ग्रो करता है, अपनी लाइफ को क्या करता है, धीरे धीरे समझने की शक्ति को बढ़ाता है, सब कुछ बढ़ाता है, यानी कि ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो करता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसा दूसरा बनाता है, कहने का मतलब तो बहुत सारी प्रोटीन की फॉर्मेशन डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। इस तरीके के बहुत सारे लिविंग सिस्टम में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हो रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं। चलते हैं या नहीं चलते? तो ग्रोथ करता है, ये सब चल रहे हैं लिविंग सिस्टम के अंदर। लेकिन लिविंग सिस्टम की एक प्रॉपर्टी देखिए, खासियत देखिए, ये नॉन लिविंग सिस्टम से मिलकर बना हुआ। लिविंग थिंग्स या लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किससे मिलके बना होता है? जो आपका लिविंग है, हम खुद ह्यूमन बीइंग भी किससे मिलके बने हुए हैं? एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। और आपको पता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। इनमें कोई लिव थोड़ी, वो थोड़ी होता है, सजीव थोड़े ये तो होते हैं निर्जीव, और इनसे मिलकर हम सजीव बने हुए हैं। लिविंग सिस्टम एनिमल्स है, मैमल्स है, कुछ भी ले लो, सब कुछ किससे मिलके बने हुए हैं? वो एटम और मॉलिक्यूल्स। और ये कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग से लिविंग बना हुआ। तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, क्या बताया मैंने? जो लिविंग है, जो जीते हैं, जो सांस लेते हैं, वो चीजें किन से मिलके बने हुए हैं? नॉन लिविंग से। जिनके अंदर कोई भी सांस नहीं होता, उनसे मिलके बने हुए हैं, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे, लेकिन लिविंग सिस्टम के इंटीरियर में, लिविंग सिस्टम के अंदर, विद इन लिविंग सिस्टम, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, इस सब की स्टडी को हम करेंगे यहां। उन सब की स्टडी को हम देखते हैं। उन सब की स्टडी को जिसके अंदर पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसे क्या नाम दिया जाता है? बायोकेमिस्ट्री। तो व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री? द सिस्टम इन द लिविंग, विद इन द लिविंग सिस्टम व्हाट टेक्स प्लेस। लिविंग सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट दैट इज द लिविंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, उन सब की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री नाम दिया जाता है। तो फिर से देखिएगा, लिविंग सिस्टम ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, श्वसन करता है, चलते रहते हैं। लेकिन एक बात बताई मैंने, नॉन लिविंग सिस्टम एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। फिर मैंने कहा जो लिविंग सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, क्या चलता है, उसकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री नाम दिया जाता है। फिर ओरिजिनली हमें पता चला लिविंग सिस्टम जो होता है ना, वो कंपोज होता है, इट इज द कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसका कंपोज होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, उनको इकट्ठा कर दिया गया, और उनके इकट्ठा करने से क्या बनता है? लिविंग सिस्टम बनता है। और लिविंग सिस्टम इज द कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ड्यू टू दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण आपका जो लिविंग सिस्टम है ग्रो कर रहा है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसको रीमेंटेन कर रहा है, हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम डाइजेशन कर रहे हैं, ये सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण हो रहा है। और उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। तो एक एक बात मैंने बताई है। इनसाइड क्या लिखोगे?
ए लिविंग सिस्टम ग्रो, रिप्रोड्यूस, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव इटसेल्फ। बट ए लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉन लिविंग। किससे मिलकर बना हुआ? एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ, जो नॉन लिविंग है। द प्रोसेस विच आर टेक्स प्लेस विद इन द लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, दैट स्टडी इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। उस स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री। आगे धीरे धीरे पता चला लिविंग सिस्टम कंपोज है, इज द कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, बिकॉज ड्यू टू दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रोड्यूस, ग्रो, रीमेंटेन, सब कुछ किसके कारण होता है? ये इन बायोमोलिक्यूल्स के कारण होता है। किसके अंदर? एक लिविंग सिस्टम के अंदर, और उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। तो आप एक एक चीज लिखो, सबसे पहले आप बायोकेमिस्ट्री लिख लोगे, फिर बायोमोलिक्यूल्स लिखो, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म लिविंग सिस्टम। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाते हैं? लिविंग सिस्टम बाय देयर कंपोजिशन। These organic compound form living system by their composition. Due to these organic compounds, living system grow, reproduce एंड मेंटेन इट्स लाइफ ग्रोथ, और अपनी लाइफ की ग्रोथ को मेंटेन रखता है, एंड मेंटेन इट्स लाइफ ग्रोथ। इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के कारण आपका जो लिविंग सिस्टम है वो क्या करता है? मेंटेन इट्स लाइफ ग्रोथ, अपनी लाइफ की ग्रोथ को मेंटेन रखता है। पता चल गया? अब देखिए बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, कुछ नाम, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं फूड में, जरूरी है या नहीं है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कारण ही तो हमारी बॉडी वर्क कर रही है, एनर्जी कर रही है। देखा मैंने बताया था ना, इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के कारण ये सब हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन है वो एक बायोमोलिक्यूल है, विटामिन्स है वो एक बायोमोलिक्यूल है, डीएनए है वो एक बायोमोलिक्यूल है, आरएनए है वो एक बायोमोलिक्यूल है, एंजाइम्स है वो एक बायोमोलिक्यूल है। ये सब बायोमोलिक्यूल है और इन्हीं के कारण हमारी ग्रोथ चलती है। अगर ये हम नहीं लेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इन्हीं को तो क्या नाम दिया जाता है? बायोमोलिक्यूल्स। तो पता चल गया अभी कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये मैंने बताया तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स। अब आगे बढ़िएगा, बायोमोलिक्यूल्स आपको पता चल गए हैं, तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं इसका। सबसे पहला बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि प्रत्येक बायोमोलिक्यूल की हम अलग अलग स्टडी करेंगे। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन है, ये भी एक बायोमोलिक्यूल है, विटामिन है, ये भी एक बायोमोलिक्यूल है, एंजाइम है, ये भी एक बायोमोलिक्यूल्स है। ये बहुत सारे हैं जो सब बायोमोलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए। लेकिन सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखिएगा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट क्या है पहले तो ये बताओ, कार्बोहाइड्रेट इज ए बायोमोलिक्यूल्स, कह सकते हैं ना। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो इसने कहा, स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन आई, इनको बोला गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या नाम दिया गया? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बताऊंगा क्या है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, नाम दे दिया गया। क्या मतलब अभी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? देखो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसलिए कार्बन का तो उठा लिया कार्बो वर्ड और हाइड्रेट्स का उठा लिया हाइड्रेट, तो क्या बन गए? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें रियल में क्या बोला था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसी से इनका नाम बना था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन का कार्बो उठा लिया और हाइड्रेट का हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मतलब है इसका? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसका मतलब यह है कार्बन के साथ वाटर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? कार्बन के साथ वाटर अटैच्ड है। कितनी अमाउंट में? जब इसके एक्स अमाउंट लेते हैं तो इसकी अमाउंट वाई होती है। इसकी अमाउंट कितनी होती है? वाई। इसकी अमाउंट एक्स है तो इसकी अमाउंट वाई लेते हैं। कुछ भी हो सकता है वो तो क्या है? वाटर जब कार्बन से जुड़ जाता है दैट आर नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और इन्हीं का बाद में नाम क्या पड़ा? कार्बोहाइड्रेट्स नाम पड़ा। पता चल गया? तो इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए बोला जाता है, इसलिए इन्होंने कहा जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूले में फिट होगा उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूले में फिट होगा उसे हम क्या नाम देंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे? कहने का मतलब इस फॉर्मूले में फिट होने का मतलब समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की अमाउंट 2 गुनी होनी चाहिए। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 2 गुना। दिख तो रहा है इस ब्रैकेट के बाहर ये वाई है, अगर ये 2 कर दूंगा, देखो H2O के बाहर है वाई, वाई की जगह मैंने 2 लगा दिया तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। देखो हाइड्रोजन की अमाउंट ऑक्सीजन की अमाउंट की डबल है या नहीं है? तो इस फॉर्मूले का मतलब यह है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए?
2 गुना होनी चाहिए। इस फॉर्मूले का मतलब ये है। इसलिए कुछ फॉर्मूले लगाए गए, जैसे कि सबसे पहला ग्लूकोज है, सुनते हो, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही होता ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट की 2 गुना है। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ये वाला। तो इसे हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। और जो ये कार्बोहाइड्रेट है, दीज आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, नेचर में प्रेजेंट है। कैसे प्रिपेयर होते हैं, बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। याद होगा फोटोसिंथेसिस में बनते ही हैं। अरे आपने CO2 प्लस H2O फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है या नहीं है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो इसके अंदर भी क्या प्रिपेयर होता है आपका, C6H12O6 बनता है या नहीं बनता है। अरे सिर्फ मुझे इतना बताओ, ये प्रिपेयर होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सब भी क्या आपके कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। हो गया अभी। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे देखते जाइएगा, क्या हुआ, एक कंपाउंड आया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH, यही होता ना। इसको लिख के देखो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। देखो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन की अमाउंट 2 गुना है। इसका मतलब ये तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। अगर ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा तो एसिटिक एसिड क्या होना चाहिए, एक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। एसिटिक एसिड क्या होना चाहिए, एक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं है, ये तो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक एसिड इस फॉर्मूले को फॉलो करता, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो तब ये शक होने लग गया, अभी ये फॉर्मूला गलत है। एक कंपाउंड और लिया गया, रहमनोज, जिसका फॉर्मूला था C6H12O5। यह है रहमनोज। क्या नाम होता है इसका, रहमनोज इसका नाम है। यह कंपाउंड था रहमनोज, ये कंपाउंड था। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका फॉर्मूला इसमें फिट नहीं हो रहा है। देखो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन की अमाउंट 2 गुना होनी चाहिए थे। हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 5, तो ऑक्सीजन 5 है तो हाइड्रोजन 10 होने थे, लेकिन ये तो 12 है। गलत हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा था। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं था और ये इस फॉर्मूले में फिट हो रहा, इसलिए ये डेफिनेशन धीरे धीरे चल के आगे चलकर क्या हो गई, फेल हो गई। इसलिए नई डेफिनेशन आई। नई डेफिनेशन सुनिएगा क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जब भी आपके पेपर में आए तो न्यू डेफिनेशन लिखोगे। न्यू डेफिनेशन क्या है वो सुनिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स की न्यू डेफिनेशन क्या है, इसने कहा दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ये कैसे होते हैं, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, याद करो हेलो एल्केन्स का चैप्टर पढ़ा था। जो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा दे, बताया था, जो भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा दे उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अगर नहीं है तो आप वहां से देखिएगा, हेलो एल्केन का जो चैप्टर है उसमें मैंने बता रखा है आइसोमेरिज्म स्पेशली। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो कंपाउंड रोटेट करवा दे उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसने क्या कहा, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो कंपाउंड रोटेट करवाता है जिसके अंदर कैसी कार्बन होगी, कायरल कार्बन। बताया था नहीं बताया था, कायरल कार्बन का मतलब बताया था जिस कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हो। ठीक है, फिर इसने क्या कहा भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने चाहिए, और क्या होना चाहिए उसके अंदर एक या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, या फिर कौन सा ग्रुप होना चाहिए, कीटोन ग्रुप। क्योंकि हमेशा कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन। और साथ साथ इसने कुछ और भी कहा, इसने कहा उसमें बहुत सारे OH ग्रुप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप, जिन्हें हाइड्रोक्सी ग्रुप, और जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हो उन्हें हम पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी। इसलिए अब इसने डेफिनेशन देखो क्या बना दी सबको इकट्ठा करके, दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप विद मैनी OH ग्रुप्स, जिसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मैनी OH। और एक और डेफिनेशन क्या बनाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स
विद कायरल कार्बन, विद कायरल कार्बन, ये भी आप लिख सकते हो। क्या मतलब है भाई, जिसमें बहुत सारे OH है, पॉलीहाइड्रिक्सी का मतलब ये है या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन, इन दोनों में से कोई एक। और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों, जिसमें कायरल कार्बन होती है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नाम दिया जाता है। या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या कीटोन, समझ में आ गया, और उसमें बहुत सारे OH ग्रुप, और साथ में वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऐसा है तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नाम देते हैं। एक डेफिनेशन तो ये बना दी। एक और डेफिनेशन इसने बनाई, हटा दो इन सबको, तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। एक और डेफिनेशन इसने बना दी, देखिएगा एक और डेफिनेशन क्या बनाई। इसने कहा कुछ कंपाउंड लेंगे हम, जिसको मैं वाटर डाल के हाइड्रोलाइज करूंगा। क्या करूंगा, हाइड्रोलाइज। जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा ना वाटर डाल के, तो ये टूटेगा। टूटने पर जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, टूटने पर जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सुनिएगा, ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। मैनी OH ग्रुप, और बहुत सारे क्या होने चाहिए, OH ग्रुप होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, सुनिएगा पूरी बात, बहुत सारे OH ग्रुप होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर क्या होना चाहिए, कीटोन, ये होना चाहिए। उन्हें भी हम, यानी कि इस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसा कंपाउंड जिसको तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव, उसमें बहुत सारे OH ग्रुप, और उसके अंदर या तो एल्डिहाइड या क्या होना चाहिए, कीटोनिक ग्रुप। तो क्या लिखोगे, दीज आर द कंपाउंड्स which on hydrolyze gives the product, and that product is optically active with many OH group, either contain aldehyde or ketone compound। या तो उसमें एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए, बहुत सारे OH होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट जो भी कंपाउंड देगा, उस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो अब एक डेफिनेशन ये बन गई। ये जो मैंने लास्ट की दो डेफिनेशन बनाई, ये आपको दोनों लिखनी है जब भी पेपर में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट बोलो भाई, समझ आया ही नहीं आया। अरे मैंने सिर्फ दो डेफिनेशन बताई है। पहली थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो कुछ फॉर्मूलों को फॉलो कर रही थी, कुछ को नहीं, इसलिए नेग्लेक्ट। फिर नई डेफिनेशन ये बन गई जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हो या एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन हो और ऑप्टिकली एक्टिव हो, उन्हें बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। फिर एक और डेफिनेशन अब क्या बना दी, ऐसा कंपाउंड जिनको तोड़ने पर ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें ये सारी खासियत हो, ये सारी प्रॉपर्टी हो, उस कंपाउंड को भी हम क्या नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब सुनिएगा कौन कौन से एग्जांपल है। ग्लूकोज आपने सुन लिया है, फ्रक्टोज आपने सुन लिया है, सुक्रोज आपने सुन लिया होगा। ये सब बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। बोलो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन समझ आ गई या नहीं आ गई। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, ध्यान से सुनना भाई। क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, कहने का मतलब ये है। पहले स्टार्ट करने से पहले कार्बोहाइड्रेट के नाम बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोला जाता है अभी, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये नाम भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, शुगर और सैकेराइड्स। अब देखिए, जब आप क्लासिफिकेशन करोगे तो आपको बेस बनाना पड़ेगा, किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हो। तो पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टेस्ट, स्वाद में कैसे हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, कैसे हैं। तो टेस्ट के बेस पे जब हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला है स्वीट शुगर, पहला कौन सा अभी, स्वीट शुगर। दीज आर दो कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट, मीठे जो होते हैं। और दूसरे नॉट स्वीट, तो नॉन स्वीट शुगर, जो मीठे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जितने भी लिख रहा हूं ना भाई, वो सारे जरूर आने चाहिए। सुनिएगा स्वीट के एग्जाम्पल, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, और क्या है, लैक्टोज है, माल्टोज है। ये सारे मीठे होते हैं भाई, ये सारे मीठे होते हैं। जो मीठे नहीं है वो सुनिएगा स्टार्च है, सेलुलोज है।
ये मीठे नहीं होते भाई, ठीक है, ये याद होने चाहिए। और भी बार बार करूंगा, यही 8 पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट, आपको बार बार जब करवाऊंगा ना तो याद हो जाएंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये भी मीठे होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये भी मीठे होते हैं। अब सबसे ज्यादा मीठा कौन सा होता है? हाईएस्ट स्वीटनेस किसकी होती है? शुगर की, याद रखना। सॉरी, अरे गलती से हो गया भी, ये दोबारा से देखना। हाईएस्ट स्वीटनेस किसकी होती है? फ्रक्टोज की। हाईएस्ट स्वीटनेस किसकी होती है? सबसे ज्यादा इन सब में ये होता है और दूसरे पे ये होता है। हाईएस्ट स्वीटनेस फ्रक्टोज की होती है। भाई डाल लेना, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये थे भाई स्वीट और नॉन स्वीट, डाल लोगे डेफिनेशन, एग्जाम्पल डाल लेना। चलें फिर आगे आगे बढ़ते हैं। ये तो थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेस्ट। सेकंड क्लासिफिकेशन सुनिएगा। सेकंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एक्शन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एक्शन। रिड्यूसिंग एक्शन के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, यानी कि ये रिड्यूसिंग एक्शन, ये किसी को रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्या नाम होता है उनका? तो यहां पे भी ये 2 टाइप के हैं, रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा कौन से होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या मतलब है? अभी दोनों का मतलब सुनिएगा। आपने टोलेंस रिएजेंट सुना है एल्डिहाइड और कीटोन वाली यूनिट में, फेलिंग सॉल्यूशन सुना है। जो भी शुगर फेलिंग सॉल्यूशन को और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा उन्हें हम क्या नाम देंगे? रिड्यूसिंग शुगर। दीज आर द शुगर विच कैन रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, और दीज आर द शुगर विच कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट, उन्हें हम क्या नाम देंगे? नॉन रिड्यूसिंग। ये क्या मतलब है भाई? ये मतलब आगे समझ में आएगा जब इस चैप्टर में थोड़ा सा चलोगे। अभी तो सिर्फ याद होना चाहिए, जो शुगर टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं रिड्यूस कर सकता उन्हें हम क्या नाम देंगे? नॉन रिड्यूसिंग। ये बात कहां से आई, उठ के सुनिएगा। मैंने आपको बताया था फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट केवल किसके साथ रिएक्शन करते हैं? एल्डिहाइड के साथ, बताया था। और हमने ये भी पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो आ गया, जो भी शुगर इनको रिड्यूस कर देगा वो रिड्यूसिंग, जो नहीं करेगा वो नॉन रिड्यूसिंग। ये थी भी एक और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एक्शन। आ गया एक लास्ट क्लासिफिकेशन देखिएगा, लेकिन इनके एग्जाम्पल लिख लो भाई पहले। रिड्यूसिंग के कौन कौन से हैं? रिड्यूसिंग के सुनिएगा, यहां पे लिख दो भाई रिड्यूसिंग के सुनिएगा। रिड्यूसिंग में आता है ग्लूकोज, रिड्यूसिंग में आता है फ्रक्टोज, रिड्यूसिंग में आता है, यहां पे ना लिख के मैं वहीं पे बता देता हूं, ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग है। ये रिड्यूसिंग का टैग लगा दिया मैंने। नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। यही एग्जाम्पल चलेंगे बार बार, पता चल गया ये भी। अब देखिएगा लास्ट और थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट, तो डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते जाइएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट कैसे कह रहा है, मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूं। सबसे पहले कह रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट, पहले होते हैं मोनोसैकेराइड्स। ये बताओ सैकेराइड वर्ड क्यों लगा है? क्योंकि मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी बोलते हैं। मोनो मतलब जिसके अंदर एक मोनोमर यूनिट हो, और एक मोनोमर यूनिट जिसमें होगी, क्या उस मोनोमर को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। 2 मोनोमर यूनिट होती तो तोड़ देते, एक एक अलग हो जाती। लेकिन जिसके अंदर मोनोमर यूनिट ही एक है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज। मोनोमर का मतलब समझते हो? जो एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पॉलीमर जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मोनोमर यूनिट का मतलब है कितने पार्टिकल से। इट इज फॉर्म्ड बाय ओनली 1 पार्टिकल, सो इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। तोड़ते कैसे हैं कार्बोहाइड्रेट को? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है, बताया तो था, बाय हाइड्रोलिसिस। कैसे तोड़ा जाता है? वाटर डाल तो टूट जाएगा, बट इट कैन नॉट बी डिसोसिएट बाय हाइड्रोलाइज। तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स, जिनको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, बिकॉज दीज कंटेन ओनली 1 यूनिट। क्योंकि इसके अंदर कितनी यूनिट होती है? एक यूनिट होती है। सो दीज कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। डेफिनेशन लिख ली, जिनको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। अरे एक यूनिट है, उसका क्या तोड़ोगे? इसके एग्जाम्पल सुनिएगा भाई। इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज
और फ्रक्टोज। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? फ्रक्टोज। ये मैं सारे पता क्यों लिख रहा हूं बोर्ड पे, बताऊंगा लास्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस में आते हैं भाई? मोनोसैकेराइड्स में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? मोनोसैकेराइड विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। दूसरी टाइप सुनिएगा ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। दूसरी टाइप होती है भाई ओलिगोसैकेराइड्स। दूसरी कौन सी होती है? ओलिगोसैकेराइड्स होती हैं। ओलिगो का मतलब जिन कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करोगे, तोड़ोगे, तो 2 से लेकर 10 मोनोमर यूनिट निकलेंगे। जिनको तोड़ने पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट निकलेंगी, क्योंकि मोनोसैकेराइड में 1 यूनिट होती है। और इनको तोड़ोगे तो ये ऊपर वाले मिलेंगे। और कितने मिलेंगे? 2 से लेकर 10 तक कितने भी मिल सकते हैं। तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जिसको तोड़ने पर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती है, उन्हें बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। इसके एग्जांपल सुनिएगा, सुक्रोज इसका एग्जाम्पल है। दूसरा लैक्टोज इसी का एग्जाम्पल है। तीसरा माल्टोज, वो भी इसी का एग्जाम्पल है भाई। माल्टोज भी इसी में आता है। बोलो समझ आया नहीं आया? ये तीनों किस में आते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ये भी फर्दर कई टाइप के हैं, वो मैं बताऊंगा, एक बार सुनो। पहले मोनोमर यूनिट के बेस के ऊपर तीसरा टाइप कार्बोहाइड्रेट का सुनो, पॉलीसैकेराइड। क्या नाम होता है भाई? तीसरा नाम होता है पॉलीसैकेराइड। अब आप खुद ही बता दो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, पता चल गया होगा। अरे जिनको तोड़ने पर 10 से भी ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट मिले, ये 2 से 10 तक। और इसमें क्या मिलेगा? दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। इनको तोड़ोगे तो 10 से भी ज्यादा मिलेंगे। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं भाई? इसके एग्जांपल एक स्टार्च है और एक सेलुलोज है, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये देखिएगा भाई, ये मैंने सबको बताया बार बार, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले मीठे हैं या खट्टे हैं, उस बेस पे 2 टाइप के। स्वीट जो मीठे होते हैं, नॉन स्वीट जो मीठे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल रख दिए मैंने, 5 इसके 2 इसके। फिर मैंने कहा रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग, जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जो नहीं करते नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर में कौन कौन से हैं? ये लिख रखा। नॉन रिड्यूसिंग में ये 3 है। फिर मैंने कहा मोनोसैकेराइड, जिनको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, 2 हैं। जिनको तोड़ने पर 2 से 10 तक यूनिट, ये 3 है। और जिनको तोड़ने पर 10 से भी ज्यादा, ये एग्जाम्पल रखती है। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन सुनिएगा मेरे से, एक एक करके डाल लीजिएगा। जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग और स्वीट या नॉन स्वीट। देखो, जब मोनोसैकेराइड को देखते हैं, मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस में आते हैं भाई? स्वीट शुगर में। और यहां पे किस में आते हैं? रिड्यूसिंग शुगर में। किस में आते हैं? मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट शुगर एंड रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसैकेराइड ये 2 थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये रिड्यूसिंग शुगर भी है और स्वीट शुगर भी है। हो गया। लेकिन ओलिगोसैकेराइड का सुनिए, ओलिगोसैकेराइड ये 3 है, लेकिन ये तीनों आते तो स्वीट शुगर में है, लेकिन रिड्यूसिंग में इनका नेचर चेंज हो जाता है। देखिएगा, रिड्यूसिंग में लैक्टोज और माल्टोज तो रिड्यूसिंग में आते हैं, लेकिन सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग में चला जाता है। इसलिए क्वेश्चन ये बन गया, नेम ऑफ द ओलिगोसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग। एक ओलिगोसैकेराइड ऐसा है, एक ओलिगोसैकेराइड इन तीनों में से ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग में आता है। वो कौन है? सुक्रोज एक ऐसा ओलिगोसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग में आता है। ठीक है। और जो आपके पॉलीसैकेराइड है वो तो नॉन स्वीट शुगर भी है और नॉन रिड्यूसिंग भी है। वैसे एक बात ये मानी जाती है, जो स्वीट होते हैं वो रिड्यूसिंग भी होते हैं सुक्रोज को छोड़कर, और जो नॉन स्वीट होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं। ये था भी सब कुछ जो मैंने तुम्हें एक एक बता दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये पार्ट। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा भाई, हो जाएगा। अब सुनिएगा आगे और थोड़ा सा, ये जो आपने ओलिगोसैकेराइड बनाई ये देखिएगा क्या है। मैंने कहा है जिसको तोड़ने पर कितने मिलेंगे? 2 से 10 तक यूनिट। अब ओलिगोसैकेराइड को तोड़ने पर क्या मिलेगा? 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सुक्रोज का, ठीक है। सुक्रोज के ऊपर वाटर डाल के इसको तोड़ूंगा ना, ध्यान से देखो, ये बनाएगा एक ग्लूकोज बनाएगा और एक क्या बनाएगा?
फ्रक्टोज बनाएगा। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सी कैटेगरी के हैं? मोनोसेकेराइड। इनको तोड़ोगे मोनोसेकेराइड बनेंगे, इनको तोड़ोगे तब भी क्या बनेंगे? मोनोसेकेराइड। इस सुक्रोज ये एक ओलिगोसेकेराइड है। कितने मोनोसेकेराइड दिए? 2। इसलिए ओलिगोसेकेराइड को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड्स, पेंटासेकेराइड्स, हेक्सासेकेराइड्स, हेप्टासेकेराइड, इस तरीके से। क्यों? अरे हमें पता ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 तक कितने भी मोनोमर यूनिट दे सकता है, और जो 2 यूनिट देगा उसको मैंने ओलिगोसेकेराइड को कौन सी कैटेगरी में रख दिया? डाई। जो 3 मोनोमर यूनिट देगा वो ओलिगोसेकेराइड कौन सा हो जाएगा? ट्राई। और ओलिगोसेकेराइड की वो जो 4 मोनोमर यूनिट देगा वो टेट्रा, जो 5 देगा पेंटा, जो 6 देगा वो क्या हो जाएगा? हेक्सा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लेकिन यहां पे आपके सिलेबस में जो ये तीनों है ना, लैक्टोज है और एक और कौन सा है? माल्टोज है। ये तीनों 2-2 यूनिट देते हैं। ये तीनों कौन सी यूनिट देते हैं? 2-2 यूनिट। इसलिए इनको एक और नाम क्या दे सकते हैं? डाइसेकेराइड। तो पेपर में आ जाए ना डाइसेकेराइड, घबराना मत, क्योंकि डाइसेकेराइड किसकी टाइप है? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 तक देते हैं। हमारे सिलेबस में जो 3 एग्जाम्पल है ना, वो तीनों 2-2 यूनिट देते हैं, इसलिए उन तीनों को हम किस में भी रख सकते हैं? डाइसेकेराइड्स में भी रख सकते हैं। हो जाएगा। इसी के साथ आपकी क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट हो गई है। हो जाएगा। आगे हमारे पास है जो ये मोनोसेकेराइड थे ना, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड। इनको सुन लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स हटा दूं, आगे सुनिएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, अब जो आपने मोनोसेकेराइड बनाए हैं उनकी क्लासिफिकेशन सुनिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन क्या है ये सुनिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, जब हम मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो दीज आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। सुनिएगा क्या कह रहा है। पहले तो कार्बन के बेस पे क्लासिफाई किया, और साथ में उसमें यह भी पता करना है एल्डिहाइड या कीटोन है। एल्डिहाइड ग्रुप है तो उनके लिए वर्ड लगता है एल्डो, और कीटोन ग्रुप है तो उनके लिए लगता है कीटो। क्या लगता है? कीटो। अगर उनमें एल्डिहाइड है तो एल्डो, कीटो है तो कीटोन है तो कीटो ग्रुप लगेगा। और नंबर ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? मान लेते हैं मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। 3 कार्बन का ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एल्डो ट्राइओज, ट्राइओज। अगर ऐसा है जो 3 कार्बन का है और उसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कीटो ट्राइओज, कीटो ट्राइओज। ट्राई का मतलब 3, कीटो का मतलब उसमें कीटोन है। अगर उसमें 4 कार्बन और एल्डिहाइड है तो उसको क्या बोलोगे? एल्डो टेट्रोज। क्या नाम दिया जाएगा? एल्डो टेट्रोज। और अगर उसमें कीटोन होगा तो क्या नाम दिया जाएगा? कीटो टेट्रोज। इस तरीके से वो फर्दर क्लासिफाइड किए गए। जैसे हमारे सिलेबस में जो है ना, उनमें 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन है तो उसको क्या है? एल्डिहाइड होगा तो एल्डो हेक्सोज, और अगर कीटो होगा तो कीटो हेक्सोज। पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड होगा तो एल्डो, कीटोन है तो कीटो। उसके बाद कार्बन 6 है तो हेक्सोज, 3 है तो ट्राइओज, 4 है तो टेट्राओज, 5 है तो पेंटोज। ये फर्दर ऐसे क्लासिफाइड किए हैं। तो मोनोसेकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। For example, if 3 carbon with the aldehyde called aldotriose, 3 carbon with the ketone called ketotriose, 4 carbon with aldehyde तो aldotetrose, कीटोन होता तो कीटोटेट्रोज। 6 कार्बन है तो एल्डिहाइड है तो एल्डोहेक्सोज। 6 कार्बन है लेकिन कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसे हम क्या नाम देंगे? कीटोहेक्सोज। इनमें कंफ्यूज मत होना भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सब चीजें अलग से क्लियर हो जाएंगे आपको, क्योंकि आगे बहुत सारा ब्रॉड लेवल में हम इनको पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। इसी के साथ आपकी मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई है, यानी कि लगभग कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आगे फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स है एक कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल्स है। पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन भी एक बायोमोलिक्यूल बताया था मैंने। इस तरीके से सभी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।